हेलो स्टूडेंट। ये लाइट चैप्टर का सेकंड पार्ट है और इस सेकंड पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक इन लाइट चैप्टर्स। इससे पहले आपने पढ़ा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, तो अब ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो फर्स्ट, व्हाट इज़ द रिफ्रैक्शन? When light travel from one transparent medium into another, it gets bent. This bending of light is called refraction of light. जब जब कोई भी लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है तो वो अपने पाथ से थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाती है या बेंड हो जाती है। लाइट के इसी बेंडिंग होने की फिनोमेना रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाती है, या आप ये कह सकते हैं कि द चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट को जब हम कभी भी किसी भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में भेजते हैं तो लाइट जो है वो अपने रास्ते से हट जाती है, अपने पाथ से बेंड हो जाती है। इसी को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो हमारे पास जो ट्रांसपेरेंट मीडियम होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक तो रेयर मीडियम जो बहुत काफ़ी खाली सा होता है जैसे एयर, और डेंसर मीडियम होता है जैसे ग्लास हुआ, वाटर हुआ, ये सब आपके डेंसर मीडियम कहलाते हैं। तो हम ये देखते हैं कि लाइट जो है आपका वो रिफ्रैक्शन किस तरीके से करती है या बेंड कैसे होती है, अपने पाथ से बेंड कैसे होती है। तो सबसे पहले हम इस पे देखते हैं कि जब लाइट आपकी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो किस तरीके से वो अपने पाथ से डाइवर्ट होती है। हम मानते हैं कि आपका कोई एक सरफेस ये है और आपका पहला मीडियम कोई यहाँ पे है और दूसरा मीडियम आपका यहाँ पे है। जब हम लाइट इंसिडेंट इस सरफेस पे डालते हैं तो आपका ये इंसिडेंट रे होता है, और ये यहाँ से हमने एक नॉर्मल मानते हैं। नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर ऑफ दिस पॉइंट। ये नॉर्मल आपका इस पॉइंट पे हुआ। तो रिफ्रैक्शन के बाद जब ये यहाँ पे सरफेस पाएगा तो ये लाइट को इसी तरीके से सीधा आपका स्ट्रेट निकल जाना था, लेकिन चूँकि मीडियम चेंज हो रहा है, मीडियम फर्स्ट मीडियम को हम मान लेते हैं कि ये आपका कौन सा मीडियम है, एयर है, और सेकंड जो मीडियम आपका है वो वाटर है। तो लाइट जो है आपका स्ट्रेट इसी पाथ में होके जाना था, लेकिन होता क्या है कि मीडियम जैसे ही चेंज होता है तैसे ये जो लाइट की जो रेज है ये इस डायरेक्शन में आपकी बेंड हो जाती है, नॉर्मल की साइड की तरफ ये बेंड हो जाती है। तो इसी फिनोमेना को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो दो तरीके से आपका लाइट का रिफ्रैक्शन होता है, एक जब रेयर से डेंसर की तरफ जाता है और दूसरा जब डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है। तो रेयर से डेंसर मीडियम में जब लाइट आपकी जाती है तो होता क्या है कि जो आपका रिफ्रैक्टेड रेज है वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, यानी नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। लेकिन जब यही मीडियम हम चेंज कर देते हैं, आपका लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाता है, तो ये जो रिफ्रैक्टेड रे है आपका ये नॉर्मल से दूर चला जाता है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ओके, तो दो कंडीशन होता है आपका बेंड होने का लाइट, एक रेयर से डेंसर मीडियम में और डेंसर से रेयर मीडियम में। जैसा कि इस पिक्चर्स में आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो ये रेयर मीडियम फर्स्ट है और सेकंड मीडियम हमारा डेंसर मीडियम है। हम यहाँ से इंसिडेंट रे डाल रहे हैं, ये लाइन हमारी नॉर्मल रे है, और यहाँ से आने के बाद ये पाथ हमारा इस तरीके से स्ट्रेट जाना था, लेकिन स्ट्रेट ना जा कर के चूँकि मीडियम हमारा पहला रेयरर था और अभी मीडियम हमारा डेंसर है, तो रेयरर से जब डेंसर की तरफ जाएगा तो रिफ्रैक्टेड रे किधर जाएगा, नॉर्मल की तरफ बेंड होगा, यानी ये नॉर्मल की तरफ झुक जाएगा, स्ट्रेट ना जा कर के इस तरफ आ कर के बेंड हो जाएगा। तो यही चीज़ जब सेम सेकंड कंडीशन में करते हैं, व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो नॉर्मल से थोड़ा सा हट जाएगा। सेकंड कंडीशन हम देखते हैं कि आपकी बार जो फर्स्ट मीडियम वो डेंसर है, हमने मान लिया डेंसर का मतलब वाटर मीडियम, और रेयर मीडियम का मतलब हमने मान लिया कि एयर। अब जब वाटर से एयर में लाइट आपकी जाती है तो क्या होता है कि आपका ये जो इंसिडेंट रे है वो स्ट्रेट ना जा कर के ये बेंड हो जाती है। किस तरफ बेंड हो जाती है, नॉर्मल से दूर। ओके, तो इस बार
नॉर्मल से दूर हो गया। तो इसी को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके। तो जैसा कि इसमें आप जानते हैं कि ये आपका इंसिडेंट रे है और ये आपका जो है रिफ्रैक्टेड रे है। इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको आप आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और रिफ्रैक्टेड रे, इसे हम बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। और रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से। दैट्स क्लियर। अच्छा, अगर लाइट को सपोज करिए कि नॉर्मल से होकर के डाला जाए तो फिर वो किस तरफ आपका रिफ्रैक्ट करेगी। तो नॉर्मल से जब भी हम लाइट को डालते हैं, इंसिडेंट लाइट अगर नॉर्मल के रिस्पेक्ट में डाला जाए तो रिफ्रैक्शन जो है वो इस नहीं होगी, बल्कि वो उसी स्ट्रेट पाथ में ही लाइट आपकी पास करेगी। ठीक है। तो ये आपके कहलाते थे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो when light travel from one transparent medium into another, it gets bent. This bending of light is called refraction of light. When light travel from rarer medium to denser medium, it bends toward the normal. And second condition, when light travel from denser medium to rarer medium, it bends away from normal. जब हमारा मीडियम रेयर से डेंसर की तरफ आएगा तो लाइट जो हमारा रिफ्रैक्टेड रे है वो नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी, झुक जाएगी। और जब वो डेंसर से रेयर में जाएगा तो नॉर्मल से दूर चली जाएगी। ओके। तो ये आपका होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब हम ये जानते हैं कि कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है क्यों होता है, इसका क्या रीज़न है। तो इसका रीज़न ये है कि डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में लाइट की जो स्पीड होती है वो अलग होती है। जैसा आपने पढ़ा होगा कि इन वैक्यूम या एयर मीडियम में लाइट की जो स्पीड होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। और वाटर में डेंसर मीडियम में इसकी स्पीड जो होती है वो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। तो अलग अलग मीडियम में जाने पे लाइट की स्पीड अलग अलग हो जाती है, जिसके वजह से ये लाइट का जो पाथ है वो जो है उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। क्लियर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि काज ऑफ रिफ्रैक्शंस, तो अगर लाइट वन मीडियम टू अनदर मीडियम जाती है तो उसका लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है, और इसी स्पीड चेंज होने की वजह से हमें ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की फिनोमेना दिखाई पड़ती है। ओके। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कुछ एग्जांपल्स भी आपने देखे होंगे कि जैसे मान लिया जाए कि किसी स्विमिंग पूल में या स्विमिंग में कोई आदमी कोई आप सपोज करिए कि कोई या किसी ग्लास पानी, आप इसको देख भी सकते हैं आप कि अगर किसी पानी से भरे हुए गिलास में अगर आप पेंसिल को डाल करके बाहर से देखें तो पेंसिल जो है कुछ मुड़ा हुआ या अपने स्ट्रेट ना होकर के कुछ टूटा हुआ सा दिखाई पड़ता है। उसका रीज़न ये है, या कोई आदमी स्विमिंग में के लिए बाथिंग के लिए अंदर गया, स्विमिंग करने के लिए अंदर गया हो, और बाहर से अगर आप उसके पैर को देखिए तो उसका टेढ़ा दिखाई पड़ता है, या उसके बॉडी के जो लोअर पार्ट है वो उसमें टेढ़े दिखाई पड़ते हैं। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जब हम बाहर से देखते हैं तो हमारा जो मीडियम होता है वो कौन सा है? एयर है। और जब अंदर की तरफ जाते हैं तो कौन सा मीडियम है? वाटर। वाटर के अंदर देखते हैं तो एयर टू वाटर हम लाइट पर जाती है, क्योंकि हम लाइट के हेल्प से ही किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। ठीक है। तो लाइट हमारी जो जा रही है वो कहाँ से जा रही है? एयर से वाटर, यानी रेयर मीडियम से किस मीडियम में जा रही है? डेंसर मीडियम में। तो आपने उसमें पढ़ा कि रेयर से जब डेंसर की तरफ जाता है तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो नॉर्मल से क्या होता है? नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाता है। इसलिए हमें जो है थोड़ा सा मुड़ा हुआ पेंसिल जो है पानी के ग्लास में थोड़ा सा मुड़ा हुआ दिखाई पड़ता है। या किसी रिवर में डंडे को डुबा करके अगर आप बाहर से देखें तो वो डंडा अंदर की तरफ झुका हुआ रहता है, मुड़ा हुआ रहता है, टूटा सा दिखाई पड़ता है। तो ये बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के दिखाई पड़ते हैं। या अगर हम ग्लास से जो है बुक को पढ़ें, और बुक के जो हमें लेटर्स होते हैं वो उसके ऊपर उभरे से हुए दिखाई पड़ते हैं। उसका रीज़न ये है कि जब हम ग्लास से देखते हैं, बुक को पढ़ते हैं, तो ग्लास से जो लाइट हमारी निकलती है वो मीडियम कौन सा है? डेंसर। और जब एयर के होकर के बुक पे पहुंचती है तो कौन सा मीडियम है? रेयर। तो हमारी लाइट डेंसर से रेयर की तरफ जाती है, जिसमें रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है? नॉर्मल से अवे फ्रॉम, दूर की तरफ बेंड हो जाती है, जिसके वजह से हमें जो उसके लेटर्स हैं, अक्षर हैं, वो बुक पे थोड़ा सा उभरे हुए हमें दिखाई पड़ते हैं। ठीक है। ऐसे बहुत सारे फिनोमेना हैं जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के होते हैं। तो इन शॉर्ट हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को कह सकते हैं कि द चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन पासिंग फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम।
ओके। तो नेक्स्ट आपका है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। किसी भी ग्लास स्लैब में आपका रिफ्लेक्टेड रे किस तरीके से पास होता है। ओके, तो हम यहाँ पे जैसा इस पिक्चर में देख पा रहे हैं कि एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है। व्हेन ए रे ऑफ लाइट पासिस थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब इट गेट्स बेंट ट्वाइस एट द एयर ग्लास इंटरफेस एंड एट द ग्लास एयर इंटरफेस। To emergent ray is parallel to the incident ray is called displaced through the distance। ये अगर हम किसी रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में रिफ्लेक्टेड रे को बनाएं तो किस तरीके से पास होता है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि कोई भी ग्लास स्लैब है रेक्टेंगुलर, और उसमें अगर हम कोई इंसिडेंट रे डालते हैं तो हमारा जो है मीडियम चेंज हुआ। पहले एयर से ग्लास में जा रहा, ग्लास हमारा कैसा मीडियम है, डेंसर, और बाहर कौन सा मीडियम है, एयर कौन सा है, रेयरर। तो जैसा कि इस पिक में आप देख पा रहे हैं कि ये आपका एक ग्लास है, रेक्टेंगुलर ग्लास है, और ग्लास आपका जो मीडियम होता है वो डेंसर है, और बाहर जो है वो मीडियम कौन सा है, एयर है। तो अभी हमारी जो लाइट हम डाल रहे हैं, इंसिडेंट रे जो यहाँ पे डाल रहे हैं, वो एयर से कहाँ पे आ रहा है, ग्लास में, यानी हमारा रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रहा है। और ये आपका नॉर्मल है, और नॉर्मल के साथ ये एंगल आपका कितना बनाया, आई। दैट्स क्लियर। अब आपने पढ़ा कि अगर लाइट हमारी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एयर से ग्लास में आएगी तो वो नॉर्मल की तरफ क्या होगी, बेंड हो जाएगी। तो ये स्ट्रेट जाना था इस लाइट को, स्ट्रेट, ये इसकी इमेजिनरी लाइन है कि मतलब ऐसे स्ट्रेट जाएगी लाइट जब ग्लास ना होता, तब मीडियम सेम होता तब। लेकिन अब यहाँ क्या करेगा, ग्लास में डेंसर में आया तो ये नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा बेंड हो गई। ये जो लाइट आप देख पा रहे हैं रे, ये नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा बेंड हो गई। ये आपका यहाँ से बेंड हो गया, तो ये रे यहाँ पे बेंड हो गया। अब इसके बाद में यहाँ पे जो ये रे आया, ये अब क्या हुआ, ग्लास से बाहर जब निकल रहा है तो बाहर कौन सा मीडियम है, एयर, और अंदर कौन सा मीडियम है, ग्लास। तो ग्लास कैसा हो गया, डेंसर मीडियम, बाहर का कैसा मीडियम हो गया, रेयर मीडियम। तो अब डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ आएगा तो आपने सेकंड लॉ पढ़ा कि अब जो रिफ्रेक्टेड रे होगी वो क्या होगी, नॉर्मल से दूर जा कर के बेंड होगी। तो अभी ये नॉर्मल आपका यहाँ पे ये है, नॉर्मल मतलब उस सरफेस पे 90 डिग्री परपेंडिकुलर। तो अब ये नॉर्मल आपका ये है, तो अब ये बेंड किधर होगा, ये इस तरफ ना बेंड होकर के आपका इस लाइन के थ्रू होगा। क्लियर। तो अभी ये आपका यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ तो ये आपका रिफ्लेक्टेड एंगल, इसको हम बोलते हैं इमरजेंट एंगल, एंगल ऑफ इमरजेंस, और इस लाइन को बोलते हैं इमरजेंट रे। चूँकि ग्लास स्लैब से बाहर निकल रहा है तो इसको इमरजेंट रे बोलते हैं। तो एंगल ऑफ इमरजेंस जो है ये आपका किसके बराबर होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बराबर होगा। तो सेम यहाँ पे आई, और ये रिफ्रैक्टेड एंगल आपका यहाँ पे आर। इसी तरीके से यहाँ से इंसिडेंस एंगल इज आई एंड दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इमरजेंस, दिस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शंस। क्लियर्स। तो हम जैसा देख पा रहे हैं कि ये जो हमारी लाइन स्ट्रेट इस डायरेक्शन में आती, बट फाइनली हम देखते हैं ग्लास में ये लाइन जो है, लाइट की जो रे है ये बेंड होते हुए आ रही है। लाइट रे में कैसे आ रही है, बेंड होते हुए आ रही है, और ये फाइनली यहाँ पे जो निकलती है इसके कैसे निकलती है, परपेंडिकुलर निकलती है, सॉरी पैरेलल निकलती है। ये लाइट रे जो आपका आ रहा है इसके ये क्या निकल रहा है, पैरेलल निकल रही है। क्लियर्स। तो ये जो पाथ चेंज हो गया कि एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जा रही थी, लेकिन लाइट के बीच का ये जो डिफरेंस है, इसको हम बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये यहाँ के बजाय ये लाइन आपकी यहाँ पे पैरेलल हो गई। तो फाइनली आपने क्या देखा कि एक लाइट की जो रे है वो अगर ग्लास स्लैब में डालते हैं तो वो दो बार आपकी क्या होती है, एक बार एयर से डेंसर में जाती है, फिर डेंसर से एयर में आती है। तो फाइनली वो स्ट्रेट सीधी अपने पाथ पे ना आकर के क्या होती है, मुड़ मुड़ करके आती है, और मुड़ने के बाद में जब वो रे निकलती है तो जो उसका इनिशियल पाथ था उस पाथ से उस क्या हो जाती है, पैरेलल निकलती है। तो उसकी ओरिजिनल जो पाथ होना चाहिए था उसके और जहाँ से निकलती है इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है ये हमारा कहलाता है डिस्प्लेसमेंट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्लियर। तो इसी तरीके से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑफ ये आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि हम इसमें क्या करते हैं कि
ये आपका ग्लास स्लैब है, एक बार आप इसको फिर से रिव्यू कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इंसिडेंट रे आपने यहाँ पे डाला और यहाँ पे ये जो एंगल बना आई, और ये आपका नॉर्मल के साथ ये रिफ्लेक्टेड एंगल यहाँ पे आपका बेंड हुआ, ये यहाँ पे आर, और फिर ये मीडियम चेंज हुआ, ग्लास से एयर पे निकल रहा है तो ये नॉर्मल के साथ से थोड़ा दूर हो गया, तो यहाँ पे ये आपका इंसिडेंस एंगल, ये इमर्जेंस एंगल, और ये आपके रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल हुआ। क्लियर्स? तो ये आपका था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास। नाउ लेट अस स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपका कौन सा लॉ है? जैसे हुआ ये कि जैसा कि हमने देखा कि एक आपका सरफेस था और ये दो मीडियम से डिफरेंट था, फर्स्ट मीडियम और सेकंड मीडियम, रेयर टू डेंसर। तो आपने देखा कि जो आप इंसिडेंस एंगल डालते थे नॉर्मल के रिस्पेक्ट में, तो क्या होता था कि ये आपका बेंड हो जाती थी लाइट, तो ये आपका एंगल आपका कहलाता था इंसिडेंस एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये कहलाता था एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसको आप आर बोलते थे। क्लियर्स? इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट टाइम में अगर इंसिडेंस एंगल आप डालें नॉर्मल के रिस्पेक्ट में, और फिर ये जो है चेंज हुआ, तो जैसे जैसे हम ये एंगल बढ़ाते जाएंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे वैसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में चेंज होता जाएगा। क्लियर? जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस में चेंज करेंगे उसी के रिस्पेक्ट में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी चेंज होगा। तो काफ़ी समय से आई और आर के बीच में रिलेशंस खोजे जा रहे थे कि आई और आर में क्या रिलेशन है, कि जैसे हम किसी भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जाती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज करने पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी चेंज होता है। तो इन दोनों में एक पर्टिकुलर क्या रिलेशनशिप है, तो इसको जो है स्नेल ने एक रिलेशन दिया जिसको हम स्नेल लॉ के नाम से जानते हैं। तो स्नेल ने क्या कहा? स्नेल ने ये कहा कि किसी भी लाइट जब किसी भी वन मीडियम से सेकंड मीडियम में जाती है तो नॉर्मल के साथ जो उसका एंगल बनता है इंसिडेंस एंगल आई, और ये रिफ्लेक्टेड एंगल जो आर बनता है, उन्होंने ये कहा कि इंसिडेंस एंगल का जो साइन वैल्यू है, इंसिडेंस एंगल का साइन और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट। दिस इज कॉल्ड स्नेल लॉ। इसका मतलब ये हुआ कि जो इंसिडेंस एंगल है और जो रिफ्लेक्टेड एंगल है उन दोनों के साइन का जो रेशियो होगा वो वैल्यू हमेशा क्या होगी? कांस्टेंट होगी। यानी अगर इनके मीडियम अगर सेम हो, मतलब फर्स्ट मीडियम वही हो जो फर्स्ट मीडियम अगर एयर है, सेकंड मीडियम वाटर है, तो इन केस में हम जितनी बार इनको इस इंसिडेंस एंगल को चेंज करेंगे उसी के रिस्पेक्ट में आर चेंज होगा। जैसे जैसे आई चेंज करेंगे वैसे वैसे आर चेंज होगा। जैसे जैसे आप आई को चेंज करेंगे वैसे वैसे आर आपका चेंज होगा। जैसे जैसे आप आई को चेंज करेंगे वैसे वैसे आपका आर चेंज होगा। तो आई और आर का कहीं भी किसी भी सेम के लिए दोनों के वैल्यू जो होंगे वो कांस्टेंट होंगे। क्लियर? अगर मान लो एक मीडियम आपका एयर है, दूसरा मीडियम आपका डेंसर मीडियम वाटर है, तो जितनी बार हम इंसिडेंस एंगल चेंज करेंगे उसी के रिस्पेक्ट में रिफ्लेक्टेड एंगल चेंज होगा। तो अलग अलग जितनी बार भी हम करें लेकिन उनके हमेशा साइन आई अपॉन साइन आर का जो वैल्यू होगा वो कांस्टेंट होगा। तो रेशियो ऑफ साइन इंसिडेंस एंगल ऑफ लाइट एंड रिफ्लेक्टेड angle of refracted are equal to constant. That means sin I upon sin R equal to constant. This is called Snell law. ओके, तो हम चलते हैं इसको और डिटेल में देखते हैं कि व्हाट इज़ द स्नेल लॉ एंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो फर्स्ट, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे, द नॉर्मल टू द interface of two transparent medium at the point of incidence all lie in the same plane। ये तीनों जो आपके होते हैं, एक इंसिडेंट रे, दूसरा रिफ्लेक्टेड रे एंड तीसरा आपका नॉर्मल, इन तीनों के जो मिड पॉइंट आपके होते हैं
पॉइंट वो आपके किसी एक सेम प्लेन में लाई करते हैं। एंड सेकंड, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज कांस्टेंट फॉर द लाइट ऑफ गिवन कलर and for the given pair of media. This law is also known as Snell law of refractions. That means sin I upon sin R equal to constant. This is called Snell law. अब हम नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं कि कौन सा आपका टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक आपका है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। व्हाट इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? तो सबसे पहले आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए, व्हाट इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में आपने सुना होगा कि तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जानने से पहले हम देखते हैं कि जैसा कि आपने देखा कि लाइट जो ट्रेवल करती थी उसकी स्पीड डिपेंड करता था मीडियम पे। अगर आपकी लाइट सपोज करिए रेयर मीडियम में है तो उसकी स्पीड क्या होती है? ज़्यादा होती है। लेकिन अगर आपकी लाइट किसी डेंसर मीडियम में है तो उसकी स्पीड क्या होती है? कम होती है। रेयर मीडियम का मतलब जैसे मान लो अगर एयर में आपकी लाइट ट्रेवल कर रही है तो रेयर मीडियम का मतलब हुआ काफ़ी खाली या उसके मीडियम के मॉलिक्यूल्स काफ़ी दूर दूर होना। तो लाइट क्या करेगी? वो किसी से टकराएगी नहीं, बहुत ज़्यादा स्ट्राइक नहीं करेगी, तो लाइट को डिस्टर्बेंस नहीं होगा। तो लाइट क्या करेगी? फास्टेस्ट मूव करेगी। तो लाइट की स्पीड जो होगी क्या होगी? फास्ट होगी। और डेंसर मीडियम में वो बार बार किसी न किसी मॉलिक्यूल से टकराएगी जिसकी वजह से उसकी स्पीड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो रेयर मीडियम में लाइट की स्पीड फास्ट होती है और डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होती है? कम होती है। तो इसी तरीके से अगर हम कोई ग्लास लेते हैं या कोई एक मीडियम के रिस्पेक्ट से दूसरे मीडियम में लाइट की स्पीड को मेजर करना चाहें तो हम ये देखते हैं कि एक तरीके का मीडियम की डेंसिटी पे डिपेंड करती है। तो जैसे हमने वो मास में पढ़ा है कि उसमें डेंसिटी होती है, उसी तरीके से क्या होता है कि किसी भी ऑप्टिकल की एक डेंसिटी होती है जिस पे डिपेंड करती है लाइट की स्पीड। तो अगर हम ऑप्टिकल की डेंसिटी को मेजर करना चाहें तो हम किससे मेजर कर सकते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हम उसको एक नाम देते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या मेजर करता है? किसी भी मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी। तो ऑप्टिकल डेंसिटी को जब हम मेजर करते हैं तो इससे ये पता चलता है कि किस मीडियम में लाइट की स्पीड कितनी ज़्यादा है या उसकी डेंसिटी जो है दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में कितना गुना ज़्यादा है। ओके, तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कुछ देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम किसे कहते हैं? जैसे द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज़ द रेशियो ऑफ द स्पीड लाइट इन एयर और वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। यानी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो स्पीड ऑफ लाइट के रेशियो का होता है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ लाइट होता है हम उसको c से रिप्रेजेंट करते हैं और मीडियम में जो लाइट की स्पीड होता है हम उसे v से रिप्रेजेंट करते हैं और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैक्सिमम हम स्मॉल n या म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हियर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, देन n इक्वल टू c अपॉन v। n इक्वल टू c अपॉन v। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि वैक्यूम में लाइट की स्पीड इतना है और किसी और मीडियम में लाइट की स्पीड इतना है तो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? तो n इक्वल टू c अपॉन v वेयर c इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम एंड v इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो इस तरीके से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को निकाल सकते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर देखा जाए तो फाइनली क्या है? स्पीड ऑफ लाइट का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। लिसन केयरफुली, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का अगर देखा जाए तो वो स्पीड ऑफ लाइट का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी? कम होगी।
और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, ज़्यादा होगी। ओके, तो अब हम देखते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक मीडियम से दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में कैसे फाइंड आउट करते हैं, या हम ये कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं कि किस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना गुना ज़्यादा है और उसमें लाइट की स्पीड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो जैसे द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम ऑफ the relative refractive index of a medium 2 with respect to a medium first is the ratio of the speed of light in medium 1 to the speed of light in medium 2। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि n/1 का मतलब ये हुआ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, यानी फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में सेकंड दूसरे वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, उसके लिए ये आपका फार्मूला है कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकंड। ओके, इसी तरीके से अगर हम सेकंड फार्मूले की बात करें कि सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर n/1 का मतलब हुआ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, ये इक्वल टू होता है, ये आपका हुआ V1/V2। जैसा कि हमने आपसे कहा कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो हम उसको n से या म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आपका होता है उसको हमने ये कहा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका होता है वो स्पीड ऑफ लाइट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर? तो अगर हम मान लेते हैं कि किसी एक मीडियम के लिए जो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है और वहाँ पे उसकी वेलोसिटी क्या है, v1 है, और किसी दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो कितना है, n2 है, और उसका उस मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कितना है, v2 है। तो अगर हम n1/n2 निकालें, n1/n2 करें, यानी दोनों का रेशियो करें, तो फाइनली देखेंगे ये इसका रेसिप्रोकल है, तो फाइनली ये आपका चेंज हो जाएगा, ये आ जाएगा V2/V1। क्लियर? या इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि n2/n1 अगर निकालें, n2/n1, तो आप देखते हैं क्या आता है, V1/V2। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम का रेशियो फर्स्ट मीडियम से निकालें तो फर्स्ट मीडियम का स्पीड ऑफ लाइट का जो है उसके अपान सेकंड मीडियम का स्पीड ऑफ लाइट होगा, यानी एक दूसरे के अपोजिट होंगे। क्लियर? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस तरीके से एक दूसरे निकालते हैं, और हम एक दूसरे तरीके से भी इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि जैसे अगर हमने लिखा कि 1n2 तो इसका मतलब ये हुआ, सॉरी, अगर हमने ये लिखा 1n2 तो इसका मतलब ये हुआ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, यानी सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले मीडियम के रिस्पेक्ट में हम फाइंड आउट करते हैं। क्लियर? तो इसको एक क्वेश्चन से हम समझ सकते हैं। हमने माना कि एयर में जो वेलोसिटी है, स्पीड ऑफ लाइट जो है वो हमने मान लिया कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, 3 × 8 मीटर पर सेकेंड। और जो हमारा मीडियम मानते हैं कि ग्लास है या वाटर है, सेकंड मीडियम हमारा हमने मान लिया कि वो हमारा वाटर है, और उसमें जो स्पीड ऑफ लाइट आपका v2 है वो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। और एयर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका n1 है और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका n2 है। तो अगर हम इसको इस तरीके से लिखें n2/n1, तो दैट मीन्स क्या हुआ, फर्स्ट मीडियम में वेलोसिटी मतलब v1/v2। समझ में आ रही बात? n2/n1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखें तो ये हमारा क्या करेंगे, इसका उल्टा हो जाएगा, यानी फर्स्ट मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट एंड सेकंड मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट। तो और यहाँ पे v1 आपकी वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और सेकंड मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये आपके कैंसिल हो जाएंगे, 3/2 को आप कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1.5।
तो 1.5 का क्या मतलब आया यहाँ पे, दैट मीन्स n2/n1 इक्वल टू आपका कितना आया 1.5। इसका मतलब ये हुआ कि सेकेंड मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ध्यान दीजिएगा, सेकेंड मीडियम आपका क्या था, वाटर, और फर्स्ट मीडियम आपका क्या था, एयर। तो सेकेंड मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो पहले मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का 1.5 गुना ज़्यादा है। यानी ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है या ऑप्टिकल डेंसिटी है वो एयर मीडियम का 1.5 गुना ज़्यादा है। और जब डेंस ज़्यादा है तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, कम होगी, किसमें, सेकंड मीडियम में। दैट इज़ क्लियर। तो इस तरीके से हम निकालते हैं। तो अगर हम कहीं पे अगर हमने मान लिया जाए ऐसे लिखे हैं AN W, तो इसका मतलब ये हुआ, W मीन्स वाटर, ये का मतलब एयर। इसका मतलब ये हुआ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। और अगर हमने मान लिया जाए कहीं पे ऐसे लिख दिया GNA, तो इसका मतलब ये हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। या अगर हमने इसी चीज़ को ऐसे लिख दिया WNA, तो इसका मतलब WNG अगर हमने लिख दिया तो इसका मतलब क्या हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो एक और रिलेशन है जिसमें न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं 1 नंबर का, कि जैसे अगर ये कहा जाए कि AN W अगर आपको दिया गया है, AN W इक्वल टू मान लिया जाए आपको कोई वैल्यू दिया गया है 2 दिया गया है, तो फिर पूछा जाए आपसे कि WNA क्या होगा, WNA। ध्यान दीजिएगा, AN W का मतलब वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ एयर आपका दिया गया है 2, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा जा रहा है वाटर के रिस्पेक्ट में। तो ये WNA हमेशा क्या होगा, ये अपान कर देंगे 1 अपान रेसिप्रोकल होगा इस इसके उल्टे मीडियम का, मतलब AN W के। और AN W आपका दिया है 2, तो 1/2, यानी WNA की जो वैल्यू आ जाएगी वो 0.5 आ जाएगी। दैट्स क्लियर। तो इस पर शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे कि इस मीडियम में आपकी लाइट इस मीडियम से इस मीडियम में जा रही है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है। तो अगर यहाँ से इस मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा। ओके, तो जब इसका मीडियम चेंज कर दिया जाए तो उसका वो वैल्यू क्या हो जाती है, उल्टा हो जाती है। जैसे AN W अगर आपको 2 दिया है, WNA पूछा जा रहा है जस्ट, तो इसको हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे 1 अपान, मतलब इन्वर्स कर देंगे, 1 अपान AN W के बराबर होगा, 1/2 होगा। दैट्स क्लियर। तो इस तरीके से एक रिलेशन भी है कि अगर AN W इंटू WNG इंटू GNA इक्वल टू 1। इसका मतलब ये हुआ कि एक वाटर का एयर के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू ग्लास का वाटर के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एयर का ग्लास के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये दोनों का मल्टीप्लाई करें तो 1 होगा। तो इस पे कुछ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स जब हम करेंगे तो उसमें हम आप इसको दिखाएंगे कि इस फार्मूले का कैसे यूज करते हैं और कैसे हम किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दिया रहेगा तो हम उसी के थ्रू ग्लास से एयर और एयर से ग्लास में निकाल सकते हैं। तो जो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस आपको पुटअप करेंगे उसमें हम इसका यूटिलाइज दिखाते हैं और इस तरीके होगा। तो फाइनली हमारा निष्कर्ष ये निकलता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या मेजर करता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑप्टिकल डेंसिटी को मेजर करता है, जो ये बताता है कि एक मीडियम दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में कितना ज़्यादा डेंस है और इस पर लाइट की स्पीड में क्या चेंजिंग आएगी। क्लियर्स। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। और नेक्स्ट, तो फाइनली हमने आज के इस वीडियो में कवरिंग किया व्हाट इज रिफ्रैक्शंस एंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर।